हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट 203 इलेक्ट्रिकल ई 203। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच सेकेंड ईयर के लिए सब्जेक्ट स्टार्ट किया है हमने। इलेक्ट्रिकल 203 सब्जेक्ट का नेम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और आपका चैप्टर 1 स्टार्ट किया है जिसका नेम है डीसी सर्किट। तो देखो डीसी सर्किट आपने पढ़ा होगा। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट मतलब विद्युत धारा, और सर्किट मतलब परिपथ। तो आपका चैप्टर का नेम क्या हो गया? विद्युत धारा परिपथ। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इलेक्ट्रिकल में हम टेक्निकल में थोड़ा बात करते हैं, तो ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड सीख सको और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में आप लिख सको। आपको पेपर में जो जैसे डीसी सर्किट है तो इंग्लिश विद्युत धारा परिपथ की जगह आप डीसी सर्किट लिखना प्रीफर करो, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है इस सर्किट का। तो आपका पहला टॉपिक हुआ, इसको मैं 1 करके लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद आप अपने बुक्स पर पढ़ के नोट्स बना सकते हो। तो पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ और इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, अभी दोनों में। तो इसको हम बोलेंगे विद्युत। मेरे से कहीं हिंदी में मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, क्योंकि मुझे हिंदी लिखे हुए 7-8 साल हो गए हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको समझना होगा। आप केमिस्ट्री पढ़ के आए होंगे तो पता होगा कि एक एटम होता है, ऐसा एक एटम है। एटम एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँगा प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स, इसको पढ़। प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बाहर घूमते हैं। ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिया, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव। अभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश का कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट करंट जो डीसी करंट बताया वो समझ पाएंगे। इसे 1 बाय 1 करके हम टॉपिक समझ रहे हैं। तो देखो, एक एटम्स लिया मैंने, उस एटम्स में प्रोटॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके बाहर राउंड करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब नॉर्मल कंसेप्ट में क्या होता है कि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो प्रोटॉन्स, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोटॉन्स आपके P+ हो गया, और आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गया E-। और आपके जो न्यूट्रॉन होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो बोल सकता हूँ मैं। मतलब ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो यहाँ पे इस पर कोई चार्ज नहीं, तो हम लोग डिनोट नहीं करते हैं। तो देखो जितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, एक एटम होता है वो उदासीन होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रली। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि आपका जो एटम हुआ वो आपका उदासीन हो गया। उदासीन को आप इंग्लिश में बोल सकते हो न्यूट्रली। तो आपका एक एटम हो गया, उदासीन हो गया। अब मैं बात करूं पदार्थ की, किसी की, तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से, एटम से। तो एक एटम्स मेरा न्यूट्रल ही है, मतलब उदासीन है, तो मेरा पूरा पदार्थ भी क्या हो जाएगा, उदासीन। तो देखो मेरा पूरा पदार्थ उदासीन हो गया है। मान जाओ कि एक मेरा कोई एटम्स आ गया, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन्स देता है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। कंसेप्ट क्लियर है। अगर ये एटम्स हैं, एक एटम्स है तो ऐसे उससे मिलकर अपना पदार्थ बना हुआ है। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज। अब मैं क्या करता हूँ, एक पदार्थ का बात करते हैं हम। पदार्थ जिसको हम मैटर्स बोल सकते हैं इंग्लिश में, मैटर। अब देखो एक पदार्थ मैंने बोला है कि उदासीन है। अगर ये मान लो इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा इस पर, और ये देता है तो प्लस चार्ज आ जाएगा। तो देखो माइनस प्लस चार्ज इस पर आ गया है। अब क्या होगा यहाँ पे, किसी चार्ज को हम डिफाइन करेंगे। कोई पदार्थ चार्ज की पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन्स लिया। सपोज इसने इलेक्ट्रॉन्स लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे।
तो मैं इसको क्या बोलूँगा, नेगेटिवली चार्ज। और इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो पॉजिटिवली चार्ज मतलब धनात्मक, नेगेटिवली चार्ज मतलब ऋणात्मक, नेगेटिवली वाला ऋणात्मक आवेशित और पॉजिटिवली धनात्मक आवेशित चार्ज हो गया है। अभी तो मैं यहाँ से बोलने जाऊँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इस यहाँ से हमारे पास कंसेप्ट डेवलप हुआ कि कोई पदार्थ या कोई परमाणु जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है उसकी ज़्यादा मीन्स अधिकता या फिर कम या मीन्स न्यूनता। अधिकता मतलब जब ज़्यादा अधिकता कब होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, मतलब उस पर अधिकता हो जाएगी प्रोटॉन्स के कंपेयर में, या फिर उस पर न्यूनता का मतलब क्या होगा, कम उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक परमाणु उसमें से डोनेट कर दिए तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, और उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो उसमें नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट डेवलप हो गया कि कोई भी एटम से अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो नेगेटिवली चार्ज कहलाएगा और देता है तो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा। तो हम चार्ज का डेफिनेशन क्या हो गया, यहाँ से अब हमारे पास चार्ज का डेफिनेशन आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ चार्ज का डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या न्यूनता कोई किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या न्यूनता को इस पदार्थ का आवेश या चार्ज कहते हैं। ये हमारे पास कंसेप्ट क्लियर है। आवेश को लिखते हैं जिसका मात्रक होता है कूलाम, और इसको हम लिखते हैं क्यू से, इंग्लिश में क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है यूनिट, जिसको हम बोलते हैं वो होता है आपका कूलाम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अभी देखो ये कि हमने तो बात किया था कि जो आवेश होता है वो तो इलेक्ट्रॉन्स में होता है, यही बात किया ना कि जो एक तो ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा या इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो उस पर चार्ज आ गया, जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए उतना उस पर कोई एटम्स मैंने ले लिया कि हाइड्रोजन का एटम्स है, इसने क्या किया एक एटम इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो क्या हो जाएगा ये H+, और इसने कोई एक इलेक्ट्रॉन्स और इसने यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो जाएगा H-। इसने अगर इलेक्ट्रॉन्स मान लो हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो, और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो H+ हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो H- हो जाएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आवेश से। तो अब देखो यहाँ तो बात हो रही कि इलेक्ट्रॉन्स लेने से चार्ज आता है, पर यूनिट आ रही है कूलाम। तो कूलाम क्या हुआ, बड़ा यूनिट है, तो कूलाम में एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1। कूलाम को हम क्यू से भी लिख सकते हैं या फिर कूलाम पूरा भी लिख सकते हो। अभी के लिए हम लिखते हैं 1 कूलाम इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं फिर से समराइज़ करता हूँ कि एक आपके पास एटम है, उसमें न्यूक्लियस होती है, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रली होते हैं, मीन्स उदासीन होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो देखो प्रोटॉन्स में चार्ज होता है, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें माइनस का चार्ज होता है, इसका मतलब ऋणात्मक चार्ज होता है। तो देखो माइनस का चार्ज और प्लस का चार्ज 0 हो जाता है प्लस माइनस से, और वो उदासीन एटम्स बन जाता है। अब देखो एक एटम से मिलके मेरे पास कोई मैटर्स बनता है जिसको मैं बोलता हूँ पदार्थ। वो पदार्थ हैं। अब उस पदार्थ में से अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन्स दे दूँ उसको पदार्थ को, तो वो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और उसमें से मैं इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लूँ तो वो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। चार्ज के डेफिनेशंस पे आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ में
इलेक्ट्रॉन की अधिकता या न्यूनता को हम उसका चार्ज बोलते हैं। अधिकता होगी तो अधिकता होगी तो नेगेटिवली चार्ज बोल देंगे, न्यूनता होगी तो पॉजिटिवली चार्ज बोल देंगे। उसके बाद बात करें कि आवेश को मेजर करने की यूनिट होती है, वो होती है आपकी कूलाम। और जो आवेश होता है, एक कूलाम इक्वल टू होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में। इसका मतलब हुआ एक कूलाम में आपके 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है धारा, करंट। करंट किसको बोलते हैं? करंट का कंसेप्ट अब मैं आपको समझाता हूँ। इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में ये एक मेरे पास कोई एल लंबाई का वायर है। उसमें कोई भी वायर होता है या कोई भी पदार्थ होता है तो हमने उसमें देखा है कि जो वैलेंस बॉन्ड होता है, बाहरी बॉन्ड होता है, उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स ठीक एटम्स की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि प्रोटॉन्स होते हैं। यहाँ पे आपने देखा हुआ है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के हिसाब से आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमको कुछ स्पेसिफिक मैटर की बात नहीं करें। तो देखो, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की रैंडमली गति करती रहते हैं, यादृच्छिक गति जिसको बोलते हैं। तो रैंडमली गति करते रहते हैं। तो वह जो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलिजन करते रहते हैं आपस में। तो जब तक उस कोई मैटर है वहाँ तक वो आपस में करते रहेंगे। अगर मैं उनमें कोई चार्ज, मतलब इसका मतलब बैटरी लगाता हूँ, किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो क्या होता है, अभी तक इसको नहीं हटा दो, इसको नहीं लगाया तो लोग अपने आप में रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। अभी मैं अगर इसमें से कोई बैटरी लगा देता हूँ तो क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। भाई बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर क्या चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। जो बैटरी का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जैसे इस पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करेंगे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हुए पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि बैटरी से अभी तक तो हो रहा था कि इस वायर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सेल्फ कोलिजन कर रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे। जैसे मैं इसके बीच कोई चार्ज लगाया तो हुआ क्या, जैसे पॉजिटिव चार्ज लगाया तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये सब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में चलना चालू कर देंगे, इधर चलना चालू कर देंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना चालू कर देंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये नेगेटिव चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो सारे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। हम इसको वी भी लिख सकते हैं, आप इसको बैटरी भी लिख सकते हो आप। तो ये सारे इसकी तरफ आ गए। तो अभी देखो यहाँ पे जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आया तो कंसेप्ट दिया गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो हम बोल देंगे कि करंट, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होके ऐसे करंट पूरे सर्किट में आएगी। अब करंट क्या होती है वो उस पर आते हैं सीधा। मैंने आपको सीधा कंसेप्ट समझाया, करंट्स क्या होती है उस पर बात करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, चार्ज होता है। ये चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, फ्लो का मतलब यहाँ से इधर आ रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो देखो करंट क्या हुआ कि जो आवेश, चार्ज का मतलब आवेश का फ्लो हो रहा है, तो आवेश की फ्लो की दर, आवेश प्रवाह की दर को ही करंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैं बोलूँ कि जो आवेश है मेरा, आवेश कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश फ्लो कर रहा है, तो आवेश प्रवाह की दर को ही धारा या करंट बोलते हैं। हो गया। अभी देखो इसको मैं इंग्लिश में बोलूँ तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आई का जो सिंबल होता, सॉरी धारा का जो सिंबल होगा वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका जो मात्रक होता है जिसको हम यूनिट भी बोलते हैं, आपको दोनों वर्ड यूज करना है, हिंदी और इंग्लिश। एग्जाम्स में आप एक भी लिखोगे चलेगा, पर अगर आप हिंदी लिख के साथ में इंग्लिश लिख देते आपको आती है तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। तो अब मात्रक आपका हो जाएगा इसका एम्पियर, धारा का मात्रक हो गया आपका एम्पियर। अभी देखो तो फॉर्मूला क्या होगा डेफिनेशन से, आई इक्वल टू किसी का प्रवाह की दर का मतलब क्या होता है, Q/T। देखो
प्रवाह की दर, दर का मतलब एक टाइम सेकंड में कितना फ्लो हुआ इधर से, तो क्यू का मतलब चार्ज। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना कि आवेश, आवेश को हमने बोला था क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप छोटे से भी लिख सकते हो, जब स्मॉल में बात करते हैं डेफिनेशन वाइज बात करेंगे तो हम बड़े क्यू से लिख देते हैं। तो क्यू बाई टी, आवेश बटे समय, कितना समय में, कितने समय में कितना आवेश प्रवाह हुआ उसको हम लोग बोल देंगे धारा, करंट। अब देखो आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज की हम लोग बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ये आपको याद रखना है। अब अपने पेज नोटबुक के सबसे टॉप पे नोट करके लिख लो और बॉक्स बना दो कि 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना, आपको याद रखना है। और जो आपका I = Q/T, आवेश बटे समय, और ये आपका हो गया एम्पियर। अब मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ कि मुझे 1 एम्पियर का डेफिनेशन चाहिए। 1 एम्पियर का डेफिनेशन मुझे चाहिए, तो क्या होगा, अगर मैं 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो जो करंट आएगा वो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो मैं यहाँ से बोलता हूँ कि 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, ये दोनों एक हुआ तो ये करंट भी कितना आएगा 1 एम्पियर। तो इसको क्या लिख, तो 1 एम्पियर हो गया, इसका मात्रा क्या हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड भी धारा का मात्रक होता है और आप एम्पियर भी इसका मात्रक हो सकता है। तो आप 1 एम्पियर की डेफिनेशंस क्या लिख सकते हो कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 एम्पियर इक्वल टू, यहाँ से आप अपना 1 एम्पियर का डेफिनेशंस लिख सकते हो। कैसे, कोई चालक है, ये कोई चालक माना हमने कंडक्टर, तो यहाँ से लिख दूंगा मैं किसी चालक में से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाह होता है तो उसमें 1 एम्पियर करंट प्रवाहित होगा। यहाँ से आप अपना 1 एम्पियर का डेफिनेशन बना सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में। ये हो गया आपकी 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए आपका किसी चालक में से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। हम समझने के लिए हो गया है, ये हो गया करंट के लिए। मैं फिर से शॉर्ट में फिर से समराइज रिवीजन करता हूँ। तो एक चालक लिया मैंने, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने डिनोट किया कि उनका डायरेक्शन अभी तक अब कोई डायरेक्शन नहीं था। जैसे मैंने उनको बैटरी से कनेक्ट किया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएंगे, क्योंकि नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो एक दोनों को अट्रैक्ट करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स चल के इधर आएंगे। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट। तो आप यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हो कि जो करंट का डायरेक्शन होता है, यहाँ से लिख दो आप करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। ये भी आपको याद होना चाहिए कि कोई भी जो करंट का डायरेक्शन होगा वो आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो करंट इधर जाएगी। मैं बोलता हूँ करंट इधर जा रही है तो करंट इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे इधर आएंगे। समझ में, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपका आवेश कंप्लीट हो गया है, धारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की अपवहन गति। और इसको हम लोग लिखते हैं किससे, वीडी से। इसका जो सिंबल होता है वीडी से। अभी क्या है, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एक दूसरे से कोलिशन कर रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो उसमें कुछ वेलोसिटी होगा। कोई भी चीज़ अगर मूविंग कर रहा है तो उसका कुछ वेग होगा, तो वो वेग या स्पीड होगा, वो कितना होगा उसको हम लोग बोलते हैं वीडी से। और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो फॉर्मूला वाइज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मैं फिर से वही डायग्राम बना रहा हूँ कि आपका कोई कंडक्टर है,
ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मेरा हो गया बैटरी, मेरा इधर करंट जा रहा है आई। ठीक है, ये पूरा कंडक्टर है मेरे पास, इसकी लंबाई है L। तो देखो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि इधर लिखते हैं चालक की लंबाई। चालक की लंबाई कितनी है मेरे पास? L। L मैंने माना कि चालक की लंबाई L है। अभी चालक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने को नहीं पता, तो माना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? n इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसमें मान लिया, समझ रहे हो? अभी हम क्या क्या मान रहे हैं। उसके बाद ये जो कंडक्टर है इसमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अनुप्रस्थ काट, इंग्लिश में लिख देता हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया। कितना हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया? मैंने माना कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए मेरा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मैंने मान लिया, इसमें n इलेक्ट्रॉन है, ये लंबाई का कंडक्टर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया? ए, ये हो गया। अभी मैंने बताया हम क्या पता करने जा रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड हम पता करने वाले हैं। तो देखो अगर मैं इसमें बात करूं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता करना है। अभी देखो मैंने यहाँ पे इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं, तो क्या होगा, जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स माने कि n इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में नहीं है, क्योंकि हमने लंबाई जब एडजप्शन किया है तो मैं मानता हूँ कि मेरा जो एक इकाई ले लेता हूँ, कोई यूनिट्स ऐसा ले लेता हूँ कि मेरा इकाई एरिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति आयतन का मतलब प्रति आयतन कितनी? n। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एरिया है, अगर हम प्रति आयतन मतलब वॉल्यूम्स माने तो n, इतने से पार्ट में मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए देखो कुल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मेरे पास एरिया में, तो देखो एरिया मल्टीपल लेंथ कितनी है L और प्रति आयतन n इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल्स में निकाले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? प्रति आयतन मैंने ले लिया और एरिया ले लिया और ये ले लिया, तो मेरे पास कुल इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ NaL, ऐसे लिख दिया। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा मेरे पास? कुल आवेश जिसको मैं लिख सकता हूँ Q से, आवेश को Q से लिखते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को सारे इलेक्ट्रॉन से मल्टीपल कर दूंगा तो सभी का मुझे आवेश मिल जाएगा। तो क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स तो लिख दिया मैंने NaL, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E से है मल्टीपल किया तो मेरे पास कुल आवेश आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? NaLe, ये मेरे पास कुल आवेश आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी का मतलब दूरी कौन सी दूरी, किसका निकाल रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स को जाने में कितना दूरी चला L और कितना टाइम लगा? माना कि T टाइम लगा, तो दूरी बटे टाइम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको वही पता करना है कि ये कितना चला। तो देखो मेरे पास दूरी बटे समय, देखो दूरी मेरे पास कितनी है, डिस्टेंस इसको बोले, दूरी मेरे पास L है बटे समय कितना है मेरे पास? समय बताओ, T, मैंने समय मान लिया है कि T समय है। तो अभी देखो L दूरी और T समय है, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। अभी देखो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है, तो कितने उसमें फ्लो हो रहा है? देखो I करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन क्या हो जाएगा? Q अपॉन T। यही हुआ ना, आवेश प्रवाह की दर को करंट बोलते हैं। तो यहाँ से देखो T अपने पास है, तो देखो नीचे है तो मैं क्या करूँगा? Vd का नीचे डिवाइड कर दूंगा।
तो देखो टी का फॉर्मूला क्या जाएगा, एल अपॉन वी डी। तो देखो मुझे क्या चाहिए, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आई क्यू का मेरे पास फॉर्मूला है यहाँ पे, कुल आवेश क्यू कितना है, इसको मैं एक नंबर इक्वेशन दे दूँ तो समझने के लिए। तो ये मेरे पास क्यू का वैल्यू है, तो क्यू का वैल्यू मैं लिख दूँ एन ए एल ई, मैंने वैल्यू लिख दिया एन गुणा ए गुणा एल गुणा ई, ये मैंने क्यू का लिख दिया। टी का वैल्यू मेरे पास कितना है यहाँ पे बताओ, एल अपॉन वी डी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एल अपॉन वी डी। तो ये क्या होगा, वी डी ऊपर चला जाएगा और तो देखो क्या आ गया, एन ए एल ई गुणा वी डी, नीचे क्या बच गया एल, एल से एल कट गया। तो आई इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, आई इक्वल टू आ गया एन ए ई वी डी, अपने को चाहिए वी डी, तो आई अपॉन एन ए ई, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। अब हम जानते हैं जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए, तो जे का वैल्यू 1 नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वी डी का वैल्यू आ जाएगा जे अपॉन एन ई। यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे।